हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एनएसएस ट्यूटोरियल्स में। माय नेम इज नयन सरगर और आज हम सीखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसकी डेफिनेशन क्या है? अ टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन इन विच स्पीड ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट बट इट्स वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इससे तो कुछ समझने वाला है नहीं, हम लोग इसमें और डिटेल में समझते हैं। लेकिन अभी के लिए ऐसा बता देता हूँ कि एक ऐसा सर्कुलर मोशन है जिसमें ऑब्जेक्ट का स्पीड जो है वो तो कांस्टेंट है बट उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अब हम इसको डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर की पॉइंट लिख लेते हैं इसका। स्पीड कांस्टेंट, velocity changes only due to change in direction. Suppose एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। सपोज ये ऑब्जेक्ट दिखा देते हैं हम लोग। सपोज ये ऑब्जेक्ट है सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो सपोज उसकी स्पीड हमने ले ली 20 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितनी है उसकी? 20 मीटर पर सेकेंड। यानी ये स्पीड कांस्टेंट होगी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में उसकी स्पीड तो कांस्टेंट होगी, लेकिन हर बार जब सपोज ये इस पोजीशन पे है तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ होगा। यहाँ पर उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन कहाँ पर होगा? एक मिनट में कर लेता हूँ। यहाँ पर उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा। यहाँ पर ऊपर की तरफ वेलोसिटी कहाँ पर होगी? ऊपर की तरफ। ये एरो मतलब क्या है? वेक्टर है। ये आप 11वीं में समझेंगे। ये जो है वो डायरेक्शन को डिफाइन नहीं कर रहा है। इससे और इससे कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर वेलोसिटी के डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है, यहाँ पर अपवर्ड्स है, और यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन राइट की तरफ। तो यहाँ पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी क्या? डायरेक्शन नहीं डिफाइन होगी, सिर्फ वैल्यू होगी। मैग्नीट्यूड इज सेम एज स्पीड। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज सेम एज स्पीड, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो हर बार चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी दो ही इससे डिफाइन होती है। एक तो होती है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए तो भी वेलोसिटी चेंज होगी, और अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए तो भी वेलोसिटी चेंज होगी। यहाँ पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी के डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही, लेकिन हमारी स्पीड जो है वो होगी कांस्टेंट। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपको समझ गया होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी ऐसा सर्कुलर मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट का स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रहा है। लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है क्या? तो नहीं, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। सपोज और एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, अगेन वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। एक ऑब्जेक्ट अगेन सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो उसकी स्पीड जो है सपोज कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड। कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कितना रहेगा? 2 मीटर पर सेकेंड। पर हम बोल सकते हैं क्या वेलोसिटी कांस्टेंट? वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट एज सर्कुलर मोशन में हर वक्त हर एक सेकंड में
उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंजेस। और आप जानते हो वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी डिपेंड करती है डायरेक्शन पे, और अगर उसका डायरेक्शन चेंज हुआ तो वेलोसिटी कंफर्म चेंज होगी। एक तो वेलोसिटी एक तो मैग्नीट्यूड से चेंज होती है या फिर डायरेक्शन से। यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो सेम है वेलोसिटी का, कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि वेलोसिटी जो है कांस्टेंट नहीं है। तो अब ये टॉपिक खत्म हुआ, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हम सीखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। अब इसका मतलब क्या है? सपोज एक ऑब्जेक्ट है, जो रेस्ट में, कैसे रेस्ट में, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी 0, और अगर इस ऑब्जेक्ट को वैसे ही रहने दिया जाए, इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं किया जाए, तो ये ऐसे ही रेस्ट स्टेट में रहेगा। कब तक? जब तक उस पर एक फोर्स नहीं लगता। क्या नहीं लगता? फोर्स नहीं लगता। अगर उस पर फोर्स लग गया तो उसके पास क्या आ जाएगी? वेलोसिटी। क्या आ जाएगी? वेलोसिटी, और वो मूव करने लगेगा। लेकिन जब तक उस पर फोर्स नहीं लगता तब तक वो रेस्ट में रहेगा। अब ये तो हो गया पहला एग्जांपल, और दूसरा एग्जांपल है यूनिफॉर्म मोशन का। कैसा? यूनिफॉर्म मोशन, द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यानी एक ऑब्जेक्ट है, सपोज एक टॉय कार है, क्या है? टॉय कार, और वो यूनिफॉर्म मोशन में जा रही है, यूनिफॉर्म मोशन में वो ट्रैवल कर रही है, और वो न्यूटन के अकॉर्डिंग तब तक यूनिफॉर्म मोशन में ट्रैवल करेगी, यानी उसका वेलोसिटी तब तक कांस्टेंट होगा। यूनिफॉर्म मोशन यानी कांस्टेंट वेलोसिटी, उसका वेलोसिटी तब तक कांस्टेंट होगा अनलेस एंड अनटिल उस पे एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं होता। क्या नहीं होता? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता, तब तक वो यूनिफॉर्म मोशन में चलती रहेगी। उसका वेलोसिटी चेंज होगा क्या? नहीं। तो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा और यूनिफॉर्म मोशन में चलती रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगता। फोर्स लगने से क्या होगा? उसके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, और एक्सेलरेशन आने के बाद आपको पता ही है, एक्सेलरेशन आने के बाद उसका वेलोसिटी चेंज होता है। एक्सेलरेशन आने के बाद उसका वेलोसिटी चेंज होगा, और वो फिर वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा क्या? नहीं, वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसका वेलोसिटी फिर कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ यही कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में है, यानी वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0, तो वो वैसे ही रहेगा अनलेस एंड अनटिल उस पे एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगता। और अगेन क्या कहता है न्यूटन कि अगर वो ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में, यानी यूनिफॉर्म मोशन यानी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो वो तब तक उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा और यूनिफॉर्म मोशन के साथ चलता रहेगा अनलेस एंड अनटिल उसको एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं करते हम लोग। और उसका डायरेक्शन भी कैसा रहेगा? स्ट्रेट लाइन। क्यों? फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? डायरेक्शन चेंज करने के लिए। अगर फोर्स ही नहीं लगेगा तो कौन से लाइन में चलेगा? वो स्ट्रेट लाइन, यानी लीनियर मोशन फॉलो करेगा। तो होप न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आप सबको समझ आ गया। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम अकर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। पहले हम समझते हैं मोमेंटम क्या है। मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं P से, इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या है? इट इज प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। मोमेंटम क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट के मास और उसकी वेलोसिटी का प्रोडक्ट। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जब चलता है यानी वो मोशन में होता है, तो किसके साथ चलता है? अपने अपने मोमेंटम के साथ। किसके साथ? मोमेंटम के साथ। मोमेंटम क्यों? क्योंकि उसके पास अपना खुद का मास होगा प्लस उसकी खुद की वेलोसिटी होगी। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में, कैसा है? रेस्ट में, उसका मास तो होगा
मास तो होगा लेकिन उसकी वेलोसिटी कैसी होगी, जीरो, इसलिए जो प्रोडक्ट आएगा यानी किसी भी नंबर से जीरो से मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर क्या आता है, जीरो, इसलिए उसका मोमेंटम क्या आएगा, जीरो। अब लॉ पढ़ते हैं हम लोग। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यानी चेंज इन मोमेंटम को कैसे लिखेंगे, सपोज इनिशियल मोमेंटम कितना है, सपोज उसका एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास है m और उसका इनिशियल वेलोसिटी u है, तो हम लोग फॉर्मूले के हिसाब से लिखेंगे mu। फाइनल मोमेंटम क्या आएगा, ये कैसा है, इनिशियल मोमेंटम मास और उसकी वेलोसिटी भी कौन सी, इनिशियल मोमेंटम लिख रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी लिखेंगे, क्योंकि फाइनल मोमेंटम कैसा आएगा, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू मास और उसकी सपोज फाइनल वेलोसिटी है v, तो हम लोग लिखेंगे फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू mv। अब रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम उसको कैसे लिखेंगे हम लोग, इक्वल टू mv माइनस mu, ये क्या है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम और रेट बोला है, रेट यानी किसी भी चीज को टाइम से डिवाइड करना अपॉन टाइम। हम न्यूटन क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ये जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, अप्लाइड फोर्स के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर ये वैल्यू अगर इंक्रीज हुई तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम भी इंक्रीज होगा, अगर फोर्स डिक्रीज हुआ तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम भी डिक्रीज होगा। अब इसको और अच्छी तरीके से समझते हम लोग। अब हम सेकेंड लॉ को सीखते हैं एक एग्जांपल से। सपोज एक कार है जिसका मास कितना है 10 kg और इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है 2 मीटर पर सेकेंड और वो मूव कर रही है कितने 2 मीटर पर सेकेंड से। अब हमने क्या किया, उस पर 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया और वही फोर्स कैसा किया कि वो अपवर्ड डायरेक्शन में चलने लगे। फोर्स लगने की वजह से उसका वेलोसिटी चेंज हुआ, वेलोसिटी कितना हुआ 4 मीटर पर सेकेंड और मास तो कांस्टेंट है 10 kg, मास तो कांस्टेंट ही रहता है, चेंज नहीं होता। अब उसका इनिशियल मोमेंटम कितना है 20, मास इंटू वेलोसिटी 10 इंटू 2 20 और उसका फाइनल मोमेंटम कितना है 10 इंटू 4 यानी 40। और जो हमने फोर्स लगाया उसका डायरेक्शन चेंज करने में, वो फोर्स हमने कितने टाइम में लगाया, सपोज 2 सेकेंड, तो उसका रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कैसा आया, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। फाइनल कितना था मोमेंटम 40 और इनिशियल कितना था 20, 40 माइनस 20 यानी 20 और नीचे टाइम कितना था 2 सेकेंड, तो हम मोमेंट रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कितना आया 10 आया फर्स्ट केस में। सेकेंड केस हमने सब कुछ सेम रखा, कार भी सेम रखी, उसका मास भी सेम 10 kg, इनिशियल वेलोसिटी भी सेम, खाली डिफरेंस कितना है अप्लाइड फोर्स में कितना लगा हमने, यहाँ पर 10 न्यूटन था, यहाँ पर है 20 न्यूटन और फोर्स का डायरेक्शन भी सेम है, खाली फोर्स का मैग्नीट्यूड में फर्क है। कितना है फोर्स का मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन। ओके, तो इनिशियल मोमेंटम कितना है सेम 10 इंटू 2 इज मास इंटू वेलोसिटी 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20 और यहाँ पर कितना है, अभी यहाँ पर फोर्स ज्यादा लगा तो उसकी वेलोसिटी में भी ज्यादा चेंज आया। यहाँ पर फोर्स 10 न्यूटन था तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 4 थी, लेकिन यहाँ पर फोर्स एक्स्ट्रा लगाया तो वेलोसिटी ज्यादा चेंज होगी, तो इसलिए यहाँ पर उसकी वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 8 मीटर पर सेकेंड और मास तो सेम 10 kg, मास कांस्टेंट है, हमने सेम कर लिया इसलिए मास 10 kg। ओके, अब इनिशियल मोमेंटम है 20 और फाइनल मोमेंटम 10 इंटू 8 कितना है 80। अब रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम, फाइनल मोमेंटम कितना है 80, 80 माइनस इनिशियल मोमेंटम 20 अपॉन टाइम, टाइम कितना है अगेन 2 सेकेंड सेम ही रखा है हमने टाइम भी, तो आंसर कितना है 80 माइनस 20 60, 60 अपॉन 2 कितना आया 30। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कितना है यहाँ पर 30 और यहाँ पर कितना था 10, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो यहां से हमें न्यूटन का लॉ समझ में आता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। यहाँ पर हमने कुछ चेंज किया और एक्स्ट्रा नहीं, सिर्फ फोर्स चेंज किया, यानी जब हमने फोर्स बढ़ाया, यहाँ पर 10 न्यूटन था तो 20 न्यूटन, 10 से इंक्रीज किया, तब हमारा मोमेंटम देखो
इनिशियली 10 था, लास्ट में कितना हुआ 30, यानी जैसे हमने फोर्स इंक्रीज किया वैसे हमारा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम भी इंक्रीज हुआ, इसलिए बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। अब न्यूटन और एक बात कहता है कि चेंज इन मोमेंटम occurs in direction of force, change in momentum occurs in direction of force। अभी पहले उसका इनिशियल मोमेंटम कितना था 20, अब चेंज कितना हुआ 40 हुआ, फाइनल मोमेंटम कितना है 40 है। अभी मोमेंटम चेंज हुआ मतलब उसका डायरेक्शन किसकी वजह से चेंज होगा, एक तो वेलोसिटी की वजह से, मास का कोई डायरेक्शन नहीं होता, मास तो स्केलर होता है, तो डायरेक्शन चेंज किसकी वजह से होगा, वेलोसिटी की वजह से। अब यहाँ पर बोला है चेंज इन मोमेंटम ऑकर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी जिस दिशा में फोर्स रहता है उसी दिशा में उसका मोमेंटम चेंज होता है। अभी इनिशियल मोमेंटम किस डायरेक्शन में था, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन वही मोमेंटम की डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी ये डायरेक्शन में थी, तो मोमेंटम का डायरेक्शन भी किस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा। लेकिन जब वेलोसिटी चेंज हुआ, वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, वेलोसिटी का डायरेक्शन अपवर्ड्स है, तो मोमेंटम का भी डायरेक्शन कहाँ पर होगा, अपवर्ड्स। एज मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, अब मास तो स्केलर है इसलिए उसका डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन होगा किसका, वेलोसिटी का। अब जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही मोमेंटम का भी डायरेक्शन होगा और वही फोर्स का भी डायरेक्शन होगा, फोर्स का डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स किस दिशा में लग रहा था, ऊपर, वेलोसिटी भी किधर चेंज हुई, फिर ऊपर की तरफ वेलोसिटी आई, इसलिए जो मोमेंटम का भी डायरेक्शन होगा वो चेंज किधर होगा, अपवर्ड्स। आई होप आपको ये सेकेंड लॉ का एक्सप्लेनेशन समझ आ गया होगा। सपोज एक ऑब्जेक्ट है और उसका मास कितना है, मास इज इक्वल टू m, उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है u, और उसका फाइनल वेलोसिटी कितना है इज इक्वल टू v, ओके। और टाइम कितना है t, उस पे जब जितने टाइम तक हम लोग फोर्स लगाते वो टाइम कितना है t। अब तो फिर उसका इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, इनिशियल मोमेंटम मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम कितना होगा, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। अब रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम तो हम कैसे लिखेंगे, चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू अपॉन रेट, बोला है रेट मतलब टाइम से डिवाइड करेंगे, टाइम। अब एम कॉमन लेंगे, एम वी माइनस यू अपॉन टी। अब v माइनस यू अपॉन टी ये किसका फॉर्मूला है, v माइनस यू अपॉन टी ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, तो वो क्या आएगा ma। और यहां पर क्या था, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब न्यूटन के सेकेंड लॉ से रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम को हम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं, फोर्स के। तो सपोज ये हो गया इक्वेशन 1, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ये हो गया इक्वेशन 1। अब रेट ऑफ चेंज ऑन मोमेंटम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स के, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं फोर्स, इसके जगह पर हम लोग क्या लिखे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए। अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, कांस्टेंट, क्या लेंगे, कांस्टेंट, एफ इज इक्वल टू के इंटू एम ए, के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब ये इंटरनल मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या बनेगा, लास्ट में फॉर्मूला एक बनता है F इज इक्वल टू एम ए, क्या है, F इज इक्वल टू एम ए। यहाँ पर K का आ गया, K की वैल्यू सपोज हमने ले ली 1, कितनी ली 1, तो लास्ट में क्या होगा, F इज इक्वल टू एम ए। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम सीखेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन।
न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स विच एक्ट साइमल्टेनियसली। यानी कोई भी एक्शन होगी, एक्शन हैज रिएक्शन, कोई भी एक्शन होगी तो उसकी रिएक्शन में कुछ ना कुछ इवेंट तो होगा ही। सपोज एक बॉल है और उस पे आपने एक बॉल थ्रो किया, तो ये क्या हुई? एक्शन। और जब वो बॉल वहां से रिबाउंड होके वापस आएगा, रिबाउंड होके वापस मतलब बॉल को हिट करके वापस आएगा, तो वो क्या होगी? रिएक्शन। एंड एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन विच एक्ट साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब एट दैट इंस्टेंट, एट दैट इंस्टेंट मतलब उसी समय, ऐसा नहीं कि लेट होगा, उसी समय एक्शन भी होगा और रिएक्शन भी होगा। आई होप न्यूटन थर्ड लॉ बहुत सिंपल था, आपको समझ आ गया होगा। अब हम सीखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है ए और एक ऑब्जेक्ट है बी। ऑब्जेक्ट ए का मास है m1, ऑब्जेक्ट बी का मास है m2। ऑब्जेक्ट ए का इनिशियल वेलोसिटी है u1 और उसका डायरेक्शन इस तरफ है, और ऑब्जेक्ट बी का इनिशियल वेलोसिटी है जिसको हमने नाम दिया u2, उसका डायरेक्शन है इस तरफ, लेफ्ट साइड में। अब केस 2 क्या हुआ? जब ये ऑब्जेक्ट दोनों नजदीक आए, क्योंकि इसका डायरेक्शन वेलोसिटी का इस तरफ है और इसका इस तरफ है, तो दोनों कोलाइड हुए यानी टकराए। कोलाइड होने के बाद ए ऑब्जेक्ट की वजह से बी पर जितना फोर्स लगा, उस फोर्स को हमने नाम दिया F2, और बी ऑब्जेक्ट की वजह से ए ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगा उसको नाम दिया हमने F1। यानी ए पर फोर्स किस तरफ है? लेफ्ट साइड पे, और बी पर फोर्स है राइट साइड पे। तो ए पर फोर्स लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट साइड में जाएगा, तो फोर्स लगने की वजह से ए का जो वेलोसिटी है वो चेंज हुआ, और ए का फाइनल वेलोसिटी कितना है? v1, और इनिशियल मास तो उसका सेम ही रहेगा m1, और बी पर फोर्स लगा F2 राइट डायरेक्शन में, तो इसलिए फोर्स लगने की वजह से उसका वेलोसिटी चेंज हुआ, और उसका फाइनल वेलोसिटी कितना लिया हमने? v2, और उसका मास तो m2 कांस्टेंट रहेगा। अब हम लिख सकते हैं, और हमने जो फोर्स थे, क्योंकि मास दोनों का सेम है, मास दोनों का सेम होने की वजह से उनका फोर्स जो है, फोर्स F1 and F2 has same magnitude but opposite direction, has same magnitude but opposite direction। मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब सपोज F1 का वैल्यू है 10 न्यूटन, तो F2 का वैल्यू कितना होगा? 10 न्यूटन, लेकिन दोनों का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। तो मैंने अगर ऐसा लिखा F1 इज इक्वल टू F2, तो ये सही होगा क्या? ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स जो है वो क्या है? वेक्टर, और वेक्टर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? डायरेक्शन के साथ। तो F2 और F1 दोनों का डायरेक्शन कैसे? अपोजिट है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ F1, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ F1 इज अपोजिट ऑफ F2, यानी उसका डायरेक्शन नेगेटिव लिखेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन जो है वो अलग अलग है, अपोजिट है। अब फोर्स इज इक्वल टू ma, तो हम लिख सकते हैं m1 a1। a1 क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ a इज इक्वल टू m2 a2। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? v माइनस यू अपॉन टी। तो m1 ब्रैकेट में v1 माइनस u1 अपॉन टी इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2 अपॉन टी। अब ये t और t सेम है, तो t कैंसल। क्यों? क्योंकि ये t डिवाइड में था, ऊपर जाता मल्टीप्लिकेशन में, और नीचे से ऊपर कैंसिल हो जाता, तो हमने डायरेक्टली कैंसिल कर लिया। अब m ब्रैकेट खोलेंगे हम लोग, m1 v1 माइनस m2 u1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस, सॉरी यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, माइनस m2 v2, अब माइनस माइनस प्लस m2 v2, सॉरी u2, m2 u2। अब हम इसको और कैसे लिख सकते हैं?
इसको अरेंज करेंगे अच्छे से। m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m2 u2 प्लस ये m1 है, m1 u1। इसको और अच्छी तरीके से अरेंज करेंगे हम लोग। m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब यहां से हमें एक लॉ मिलता है, ये जो है ये क्या है, टोटल इनिशियल मोमेंटम। टोटल इनिशियल मोमेंटम किसका, ए का मोमेंटम प्लस बी का मोमेंटम, वो भी कौन सा वाला, इनिशियल वाला। और ये टोटल फाइनल मोमेंटम, टोटल फाइनल मोमेंटम। तो यहाँ पे एक लॉ बनता है, वो उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग इनिशियल टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम, यही लॉ है। और ये लॉ तभी वैलिड है, कभी वैलिड व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड, व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड। तो आप बोलोगे यहाँ पर तो फोर्स लिखे हमने F1 F2, तो F1 F2 जो है वो क्या है, इंटरनल फोर्स है। क्या है, इंटरनल फोर्स है। वो किसकी वजह से लगे, F1 जो लगा है वो B की वजह से लगा है A पर, और F2 जो लगा है वो A की वजह से लगा है B पर। तो ये क्या है, इंटरनल फोर्सेस है। इसको हम एक्सटर्नल फोर्सेस कहेंगे क्या, एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है। इसलिए यहाँ पर इंटरनल फोर्स लग रहा था, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा था। इसकी वजह से यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको डाउट होगा तो प्लीज कमेंट करके बताइए। थैंक यू।